तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखते हैं। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट था ये फैराडे ने दिया था। फिजिकली वो एक्चुअली फील्ड को एक्सप्रेस करना चाहते थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। तो बेसिकली उन्होंने तो कहा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन आज हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रख देते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स लगता है। अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाता है तो फोर्स उधर ही लगता है जो डायरेक्शन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। इसलिए वहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों एक हैं। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं, यहाँ उल्टा होता है। जिसे मान लीजिए ये आपका बी है और इस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स का वैल्यू होता है क्यू वी क्रॉस बी, जो हम लोग बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ते हैं। तो बी और फोर्स दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये आपका मैग्नेटिक लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वहाँ लाइंस ऑफ फोर्स कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग उसको फील्ड लाइंस कहते हैं। खैर, अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने ओरिजिन पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आप जानते हैं E का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² से ऑफ कोर्स घटता है। यानी दूरी को अगर आप डबल कर देंगे तो फील्ड का वैल्यू 4 गुना घट जाएगा स्ट्रेंथ में। अगर 3 गुना करते हैं तो 9 गुना घट जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में। तो डायरेक्शन तो जाहिर सी बात है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा जिस डायरेक्शन में, वही आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये देखिए आउटवर्ड एक ऑफ कोर्स डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स आउटवर्ड हो जाता है। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है तो हम लोग इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्ट्रेंथ थे। जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए लाइन का लेंथ बड़ा है। यहाँ आने पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, काफ़ी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ये फील्ड लाइंस ये छोटा हो जाता है, यहाँ लाइंस और छोटा होगा, फिर यहाँ लाइंस और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। डायरेक्शन आपका ये है एंड जो इस लाइन का लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया। अब ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, इन सबको मिला दीजिए। तो जैसे ही हमने मिला दिया जैसे ही हमने ये मिला दिया, हमने इसको मिला दिया, हमको ये जो मिलने के बाद जो कुछ मिलता है वो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस हो जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहिए, जो भी यहाँ पे तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस इस तरीके से हमको मिल गया। अब जैसे ही हमको ये मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए डायरेक्शन तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा। अगर यहाँ मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ तो फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, यहाँ रख देता हूँ तो फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, और यहाँ रख देता हूँ तो फोर्स
इस लाइन के लॉन्ग, 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 इस लाइन के लॉन्ग। तो जहाँ तक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, वी ऑफ कोर्स स्टिल नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नीट्यूड के बारे में जैसे ही हमने लाइन को मिला दिया, एज सुन एज ऑफ कोर्स स्मूथली इनको मैंने मिलाया, लगा हमको ऐसे कि यस हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब फिनिश हो गया, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। माय डियर, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बताता है यहाँ फील्ड लाइन के डेंसिटी को, कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, जो फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया, यहाँ ऑफ कोर्स और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया अगर लें तो आप देखते हैं कि यहाँ जो लाइंस हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइंस हैं दूर दूर है, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है वो कम है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ज़्यादा हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि यहाँ अगर इलेक्ट्रिक लाइंस और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कीजिएगा, अगर यहाँ का फील्ड ई है और यहाँ का फील्ड मान लीजिए हाफ है, तो आप कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया यहाँ पे फील्ड लाइंस भी आधे हो जाएंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कहेंगे कि भाई कोई इंसान चाहे तो बहुत सारे लाइंस यहाँ से खींच सकता है, तो पर यूनिट एरिया ऑफ कोर्स आपको यहाँ बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ बढ़ता है यहाँ, तो वहाँ भी चेंज करेगा। तो नंबर ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ ऑफ कोर्स अगर लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया 10 है और यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कोर्स 5 है, तो यहाँ का फील्ड इसके कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। अगर मैंने लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा दिया होता और इसको कह दिया कि यहाँ का लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया अगर 20 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है हाफ होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया 10 हो जाए। तो लाइंस ऑफ फोर्स को बढ़ा के घटा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली इट इज़ द लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ है तो फील्ड लाइंस यहाँ हाफ हो जाएंगे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑफ कोर्स कम होता है, और जिस रेशियो में कम होगा लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया भी उसी रेशियो में कम होगी। ये जो 2 डायमेंशन में था, हम लोग 3 डायमेंशन में अगर ड्रॉ करेंगे, तो 3 डायमेंशन में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपका एरिया है फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एरिया फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। और अगर आप चाहते हैं कि फील्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस चार्ज से हम आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और एरिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू और इसके थ्रू दोनों के थ्रू बराबर होंगे। इसमें जो लाइंस है और इसमें लाइंस है दोनों बराबर होंगे, चूंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स अगर रिप्रेजेंटेटिव है लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया का, तो जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से फील्ड घटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और एरिया बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है इसके और इसके थ्रू दोनों ऑफ कोर्स सेम होंगे। अब एक टर्म और हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर एरिया है इस लाइंस के लॉन्ग, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं ये आपका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स R2 स्क्वायर। यहाँ से दूरी अगर R2 है और ये परपेंडिकुलर एरिया है, यानी ये एरिया वेक्टर ये इस R के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ds बाई आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई ds
ऑफ कोर्स एट पॉइंट P। यहाँ पे अगर सॉलिड एंगल इसकी वजह से अगर हम लोग लें तो सेम सॉलिड एंगल होगा, और ये जो सॉलिड एंगल होगा ये हो जाएगा ds2 एंड दिस इज ds1/r1 होल स्क्वायर। एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू सेम होगा, जितना लाइंस इसमें होंगे उतना ही लाइंस इसमें होंगे। अगर दोनों ये सॉलिड एंगल हैं तो हम इस एरिया को, ये जो आपका एरिया है ds2, इसको हम लिख सकते हैं r2 होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑफ कोर्स d ओमेगा, एंड ds1 को हम लोग लिख सकते हैं r1 होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स d ओमेगा। नाउ अब ये बात अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें आपका लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा ds2, दिस इज n एंड ds को मैंने लिख दिया r2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज d ओमेगा। n आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, सॉलिड एंगल एक है तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ आप लिखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ देखिए n तो वही है, एरिया का वैल्यू हो गया r1 स्क्वायर एंड d ओमेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स इसमें और इसमें सेम है, ऑफ कोर्स सॉलिड एंगल भी सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो आपने क्या देखा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ भी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूफ कर दिया। अब बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे कि ये फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली एक कर्व है। लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स इज अ कर्व, और अगर ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है कर्व हुआ तो उस कर्व पे हम लोग, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, इस कर्व पे अगर हमने कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, द टैंजेंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो टैंजेंट के लॉन्ग फोर्स लगेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स इज अ कर्व एंड द टैंजेंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टैंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। हम लोग एक पॉइंट पे दो टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ये टैंजेंट हो जाएगा। अगर ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स होता तो ये टैंजेंट, और ये अगर लाइंस ऑफ फोर्स होता है तो ये टैंजेंट। तो आप कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, चूंकि कट करेंगे तो एक टैंजेंट इधर हो जाएगा, एक टैंजेंट इधर हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। तो पहली बात मैंने कही कि लाइंस ऑफ फोर्स इज अ टैंजेंट at any point on the tangent. If we draw the if any point on the curve, if we draw a tangent, the direction of electric field is given by that tangent. तो ये आपका मामला हो गया। लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जितना डेंस होगा लाइंस ऑफ फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वह हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। यानी लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को भी। अब एक बात और जान लीजिए लाइंस ऑफ फोर्स के साथ कि ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और लाइंस ऑफ फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी फोर्स उधर ही लगता है जो इधर आपका टैंजेंट ड्रॉ करता है। लाइंस ऑफ फोर्स अगर आप लेंगे तो कभी भी मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्लोज नहीं होंगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, मैग्नेटिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पर ऑफ कोर्स ये टर्मिनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट करते हैं। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल एक पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी और पॉजिटिव चार्ज के बीच, यानी वो इन्फिनिटी से पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पर जब आएगा तो वो इन्फिनिटी से आएगा और नेगेटिव चार्ज पर चला आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ आप दिखलाइए
आप यहाँ देख रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स के साथ कि दोनों एक दूसरे को फिल कर रहे हैं, क्या ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ एक तरह से और दे सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ देख लीजिए ये जो पैरेलल लाइंस, तो दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स को हमने दिखाया, जबकि आप नेगेटिव चार्जेस को आप देखेंगे यहाँ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकला और नेगेटिव पर जाके मिल जाता है, यहाँ निकला और नेगेटिव पे मिल गया, यहाँ से निकला और नेगेटिव चार्जेस पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह दिया। फिर एक और मामला है कि आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कभी भी क्लोज नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन होते हैं। क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ देखेंगे ई डॉट डी एल जो आपका होता है, ई डॉट डी एल ये आपको बराबर हो जाता है ज़ीरो के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और वहाँ ई डॉट डी एल का वैल्यू ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पर क्लोज है तो हर जगह ई और डी एल दोनों एक डायरेक्शन में हैं, तो ई और डी एल दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो आप कह सकते हैं ई एंड डी एल क्या होगा, मॉड ई मॉड डी एल कॉस ज़ीरो, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ भी ई डॉट डी एल पॉजिटिव होगा, यहाँ भी ई डॉट डी एल पॉजिटिव होगा, यहाँ भी ई डॉट डी एल पॉजिटिव होगा। तो ये पूरे के पूरे में अगर आप आते हैं तो ई डॉट डी एल का वैल्यू क्लोज पाथ में फाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा, फाइनाइट। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज है तो वो फाइनाइट हो जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स ई डॉट डी एल का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपके क्लोज हैं तो इनका वैल्यू ऑफ कोर्स ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड में हम जानते हैं, चूंकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिव फील्ड में ई डॉट डी एल का वैल्यू क्लोज पाथ में ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हम एक बात ये जानते हैं कि ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी ये आपका वैल्यू होता है वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट एक ही हैं, इसीलिए क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है, माने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज नहीं होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें ये कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली एक कर्व है, द tangent on of course any point on the curve will show the direction of electric field। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि कट करेंगे तो हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और कभी भी आपका दो टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है एक पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी भी दो नहीं हो सकता, इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और फिर फाइनली मैंने बताया कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं अगर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और फाइनली मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज नहीं हो सकते हैं, हमेशा ओपन होते हैं। एंड एक सॉलिड एंगल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू सेम होता है। अगर ये यहाँ पे और ये दोनों इक्वल सॉलिड एंगल बनाते हैं तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स इसमें होगा वही लाइंस ऑफ फोर्स इसमें होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आज हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का और कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। अगले क्लास में हम लोग फिर गॉसेस थ्योरम पे आएंगे। थैंक यू।